वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज के शो में रूस के सदारती इंतखाबात में एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन की कामयाबी, दूसरी तरफ अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत की जारी तहकीकात के हवाले से अमरीकी सदर के मुमकिना इक़दाम से वाशिंगटन के सियासी हलकों में बेचैनी। इन मौज़ूआत के अलावा प्रोग्राम में मज़ीद क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। जानेंगे कि अमरीकी निज़ामी हुकूमत में थिंक टैंक्स का क्या किरदार है और वो कितना असर और रसूख रखते हैं। डालेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की दही इलाकों की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों पर एक नज़र, फोटो लेने का और मिलेंगे कोयटा की हज़ारा कम्युनिटी की पहली खातून फोटोग्राफर से। रूस के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदारती इंतखाबात में 76.6% वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली है, जिसके बाद वो मज़ीद 6 साल तक रूस के सदर रहेंगे। इंतखाबी कमीशन के ऐलान के बाद मॉस्को की रेड स्क्वायर पर जमा अपने हामियों से खिताब करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि इंतखाबात में फ़तह उनकी कामयाबियों पर अवाम के एतमाद का इजहार है। 65 साल व्लादिमीर पुतिन साल 1999 से मुसलसल बरसर इक़्तिदार हैं। उनके हामी उन्हें रूस के एक आलमी ताकत के खोए हुए मकाम को बहाल करने का क्रेडिट देते हैं, लेकिन उनके नाकदीन का कहना है कि पुतिन की ज़ेर क़यादत रूस में एक बदउनवान और आमर हुकूमत कायम है जो अंदरूनी मुल्क अपने मुखालफिन को सख्ती से कुचल रही है। उनकी कामयाबी पर चीन समेत आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम भेजे जा रहे हैं, जबकि जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने रूसी इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठाया है। और वाइट हाउस ने वजाहत की है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर को बरतरफ करने का कोई इरादा नहीं, जो साल 2016 के अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत की तहकीकात कर रहे हैं। वाइट हाउस ने यह वजाहत सदर ट्रंप की जानिब से इस वीकेंड पर की जाने वाली उन कई ट्वीट्स के बाद की जिनमें सदर ने रॉबर्ट मुलर को नाम लेकर पहली मरतबा बहरास्त तनकीद का निशाना बनाया है। मज़ीद तफसीलात के साथ कैपिटल हिल से वर्दा खलील हमारे साथ हैं। वर्दा, बताइएगा कि इन ट्वीट्स में क्या था और इस पर क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है वाशिंगटन से? जी साकिब, ये ट्वीट्स उस वक्त की गई हैं जब अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन FBI के डिप्टी डायरेक्टर को बरतरफ कर चुके हैं। इन ट्वीट्स ने वाशिंगटन के सियासी हलकों में बेचैनी पैदा कर दी है और ये राय पाई जा रही है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात करने वाले स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर को बरतरफ कर दें। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन रहनुमा दोनों जो हैं वो मुतनब्बे कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि इस किस्म का कोई भी इक़दाम उठाने से गुरेज किया जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप ने इतवार के रोज ट्विटर का सहारा लेते हुए अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात करने वाले स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर की तहकीकात को सियासी करार देते हुए सवाल उठाया कि उनकी टीम में 13 डेमोक्रेट और हिलरी क्लिंटन के हामी क्यों शामिल हैं, कोई रिपब्लिकन क्यों नहीं? क्या ये इंसाफ है? और इस सब के बावजूद कोई गठजोड़ साबित नहीं हुई। एक रोज पहले सदर ने ट्वीट में कहा था कि ये तहकीकात शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही सदर के ज़ाती वकील ने जोर दिया है कि स्पेशल काउंसिल को बरतरफ किया जाए। बरतरफ करने का इक़दाम आईनी बहरान का बायस बनेगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन को इस पर अभी आवाज उठानी चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर रोज रोजनस्टाइन रॉबर्ट मुलर को हटाने का इख्तियार रखते हैं और सदर के कहने पर वो ऐसा कर भी सकते हैं। सदर ट्रंप के करीबी लोगों और मुमकिना तौर पर खुद सदर ट्रंप की तहकीकात करने वाले रॉबर्ट मुलर को हटाने के शदीद नताइज के हवाले से न सिर्फ डेमोक्रेट्स बल्कि रिपब्लिकन अरकान भी सदर ट्रंप को खबरदार कर रहे हैं। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम के मुताबिक ऐसा कोई कदम सदारत के इख्तिताम का आगाज साबित होगा। सबसे बेहतर ये है कि स्पेशल काउंसिल को उनका काम करने दिया जाए। ये सदर और सदारत के लिए भी बेहतर है कि इसको हल किया जाए और किसी भी नतीजे पर इसको मुकम्मल किया जाए। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉबर्ट मुलर की टीम ने माजी में सदर ट्रंप और रूस के दरमियान कारोबार पर मबनी दस्तावेजात तलब की हैं। सदर ट्रंप महकमा इंसाफ के कई हुकाम के माजी और हाल पर बरहम हुए। अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन की जानिब से FBI के डिप्टी डायरेक्टर एंड्रयू मैकेब को बरतरफ करने के बाद सदर ट्रंप ने ट्वीट में FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट पर हुकूमती मामलात के राज फिशां करने, झूठ बोलने और बड़े पैमाने पर करप्शन के इल्जामात लगाए। एंड्रयू मैकेब ने इल्जामात की तरदीद की है। जी साकिब, अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत का मामला और उसकी तहकीकात जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज बन गया है, जो उनके बहुत से चैलेंजेस में से एक है। वर्दा खलील हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू वर्दा फॉर दीज अपडेट्स।
اور امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کئی سرکاری ادارے پالیسی سازی کے کام میں مصروف ہیں، لیکن ایک رپورٹ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں تقریباً 400 کے قریب تحقیقی ادارے بھی ہیں جنہیں تھنک ٹینکس کہا جاتا ہے۔ یہ ادارے مختلف پالیسیز پر تحقیقی اور تجزیاتی مواد تیار کرتے ہیں۔ امریکی نظام حکومت میں تھنک ٹینکس کا کردار کیا ہے اور یہ ادارے کتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، بتا رہے ہیں ندیم یعقوب اپنی اس رپورٹ میں۔ ایک عام تاثر ہے کہ گزشتہ 4-5 اشروں کے دوران واشنگٹن میں تھنک ٹینکس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے، مگر جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے منسلک امریکی حکومت کے امور کے ماہر مارک روم کہتے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں موجودہ انتظامیہ پر تھنک ٹینکس کا اثر و رسوخ قدرے کم ہے۔ اوباما انتظامیہ کو اس بات پر فخر تھا کہ اس میں بہت سے دانشور تھے اور وہ اپنے فیصلوں کے جواز کے لیے تحقیق پر انحصار کرنے کے خواہش مند رہتے۔ اس کے برعکس موجودہ انتظامیہ تھنک ٹینکس کے ماہرین پر اعتماد نہیں کرتی، اس لیے یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس انتظامیہ پر تھنک ٹینکس کا بہت کم اثر و رسوخ ہے۔ تو یہ تحقیقی ادارے امریکی حکومت اور اس کی پالیسیز پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ Think tanks have always had a really important role in policy making. امریکہ میں پالیسی سازی کے عمل میں تھنک ٹینکس کا ہمیشہ سے اہم کردار رہا ہے۔ یہ اثر و رسوخ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو نئے آئیڈیاز پیش کرنا اور انہیں آگے بڑھانا، اور دوسرا جو ہم کرتے ہیں لوگوں کی تربیت کرنا کہ وہ حکومت، کانگریس یا کیپٹل ہل پر جا کر کام کریں۔ اس کے علاوہ کسی تھنک ٹینک کے ماہر کی انتظامیہ میں شمولیت کو بھی اس کے اثر و رسوخ کی بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ انتظامیہ میں جنوبی ایشیائی امور کی ماہر لیزا کرٹس کا تعلق دی ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے تھا۔ اس سے پہلے جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ کے سرکردہ رہنما تھنک ٹینک سے آئے تھے۔ نائب صدر ڈک چینی، وزیر دفاع ڈونلڈ رامسفیلڈ اور وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس بھی مختلف تھنک ٹینک سے تعلق رکھتے تھے۔ ناقدین واشنگٹن میں اس رجحان کو ریوالونگ ڈور کہتے ہیں اور اسے خطرناک قرار دیتے ہیں۔ مبصرین تھنک ٹینکس کے بیرونی حکومتوں کے لیے لابی کرنے اور ان سے فنڈنگ حاصل کرنے پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں۔ تاہم پروفیسر روم کہتے ہیں کہ کسی بھی رپورٹ کے پڑھنے والوں کے لیے کچھ چیزوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ دیکھیں کہ کسی تھنک ٹینک کی رپورٹ کے پیچھے فنڈنگ کرنے والوں کا اثر و رسوخ ہے کہ نہیں۔ اچھے تھنک ٹینکس اپنی تحقیق کھلے اور شفاف طریقے سے کرتے ہیں تاکہ جو لوگ پڑھیں وہ ان کے آزاد ہونے کا فیصلہ کر سکیں۔ امریکی دارالحکومت کے وسط میں یہ میساچیوسٹس ایونیو ہے۔ شہر کے کچھ اہم تھنک ٹینکس اسی شاہراہ پر واقع ہیں۔ آئندہ جب آپ امریکی پالیسی سے متعلق کوئی نئی چیز سنیں تو بہت ممکن ہے اس کا خیال سب سے پہلے انہی تھنک ٹینکس نے پیش کیا ہو۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ 20 مارچ کو عراق میں جنگی کارروائی کے آغاز کے اعلان کو 15 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے 20 مارچ 2003 کو آپریشن عراقی فریڈم کے آغاز کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد عراق پر فضائی اور زمینی حملے شروع کیے گئے جن کا مقصد عراق میں اقتدار پر قابض ڈکٹیٹر صدام حسین اور دوسرے لیڈرز کو نشانہ بنانا تھا۔ تاہم یہ مشن اور اس کی پیچیدہ لیگیسی اختلاف رائے سے پاک نہیں رہی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عراق پر امریکی حملے کے صدر جارج ڈبلیو بش کے اعلان کو 15 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس کارروائی کا مقصد طویل عرصے سے عراق پر حکمرانی کرنے والے ڈکٹیٹر صدام حسین کو اقتدار سے ہٹانا تھا۔ اس وقت عراقی اور اتحادی افواج عراق کو غیر مسلح کرنے، اس کے عوام کو آزاد کرانے اور دنیا کو ایک بڑے خطرے سے بچانے کے لیے فوجی کارروائی کے ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ لیکن یہ فوجی کارروائی متنازع تھی اور پہلی گلف وار یا افغانستان پر حملے کے برخلاف اسے اقوام متحدہ کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ عراق کے لیے سابق امریکی سفیر جیمز جیفری کے مطابق بش اور اوباما دونوں ہی کی خطے میں کارکردگی ناکامی سے عبارت ہے، چونکہ ان میں سے کوئی بھی وہاں بنیادی تبدیلی لانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ہمیں نہ ہی بش کی فوجی طاقت کے استعمال اور مشرق وسطیٰ کو جمہوریت سے تبدیل کر دینے کی اپیل کی کوشش سے کامیابی ملی، نہ ہی باراک اوباما کی سربراہی میں مشرق وسطیٰ سے پیچھے ہٹنے اور ممکنہ دشمنوں یا دہشت گردانہ سوچ رکھنے والوں کی جانب ہاتھ بڑھانے سے کامیابی ملی، چاہے وہ ایرانی تھے یا مسلم لیڈرز۔ Muslim leaders.
अमरीका ने दिसंबर 2011 में जंग के खात्मे का ऐलान किया। इराक़ के लिए जदोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि इस्लामिक स्टेट नामी दहशतगर्द ग्रुप ने इराक़ और शाम में बड़े शहरों पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके नतीजे में अमरीकी फ़िज़ाई हमले हुए। बहरहाल एम्बेसडर जेम्स जेफरी के मुताबिक कुछ कामयाबियाँ ज़रूर हासिल हुईं। इराक़ एक खुद मुख्तार रियासत है, अभी भी मुत्तहद है, जबकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये मुत्तहद नहीं रह पाएगा। उसका एक आइन है। मैंने अभी पढ़ा कि वहाँ के सदर ने बजट को आइन से मुतसादिम होने के बाइस मुस्तरद कर दिया। ऐसा आपको मशरिक़ वस्ता में कम ही देखने को मिलता है। उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस मौसर हैं। सन 2014 में मोसुल का कब्ज़ा खो देने के बाद बिलाखिर इराक़ आइसिस के ख़िलाफ़ अपने दिफा के लिए खड़ा हुआ और अमरीका की मदद से अब इराक़ आइसिस को तकरीबन मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे चुका है। लेकिन इराक़ को अब भी कई चैलेंजेस का सामना है। जंग के बाद इराक की मुख्तलिफ कम्युनिटीज के बीच एतमाद साजी के अमल पर काम किया जाना चाहिए था, लेकिन 2003 के बाद होने वाले वाक़यात और तशद्दुद की वजह से कम्युनिटीज के बीच फासले मजीद बढ़े। इराक़ जंग के आगाज़ के 15 सालों बाद इस जंग की मतनाज़ा लेगेसी में 4500 अमरीकी फ़ौजियों और हज़ारों इराक़ी शहरियों की अमवात भी शामिल हैं। जिल क्रेग के साथ नुखबत मलिक, उर्दू VOA। अफ़गानिस्तान में अमरीकी और नेटो फ़ौज के कमांडर जनरल जॉन निकलसन ने आज नौरोज़ के मौके पर एक पैगाम में कहा है कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान पर सफारती, मजहबी और सियासी दबाव बढ़ाया जाएगा। इस खबर समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला हर वक्त जारी रहता है हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ आप सेहत, साइंस और एंटरटेनमेंट के कई मौज़ूआत पर न सिर्फ मालूमाती मज़ामीन पढ़ सकते हैं बल्कि वीडियो रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। और प्रोग्राम में आगे चलकर मुलाकात करवाएंगे कोयटा में हज़ारा कम्युनिटी की एक नौजवान खातून फोटोग्राफर से, जिनका कहना है कि वो इस शोबे में आने वाली बलूचिस्तान की पहली खातून है। और ये भी जानेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया भर में देही इलाकों की ख़वातीन की फलाह के लिए क्या कोशिशें कर रही है। लेकिन इससे पहले नज़र डालते हैं दुनिया भर से कुछ अहम खबरों पर वर्ल्ड व्यू में। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के एजेंडे में ईरान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सऊदी मुआशरे और खारजा पॉलिसी में लाई जाने वाली इनकलाबी तब्दीलियां सर फहरिस्त होंगे। इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान ने एक अमरीकी नशियाती इदारे CBS न्यूज को एक इंटरव्यू में सऊदी अरब में खवातीन के किरदार और इंतहा पसंदी पर बात की। फिलिपाइन के दारुल-हुकूमत मनीला में इतवार के रोज एक होटल में लगने वाली आग के बाद मुतासरीन की तलाश का काम जारी है, जबकि फायर फाइटर्स ने 2 मजीद लाशों को निकाल लिया है। इस आतिशज़दगी में कई अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी हैं। एक मुतनाज़ लैंड डील के बारे में पिछले हफ्ते सामने आने वाली एक रिपोर्ट के इंकशाफात के बाद जापानी वज़ीर आज़म के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने मुजाहरा किया है और इनकी मकबूलियत का गिराफ तारीखी सतह पर सबसे नीचे जा गिरा है। वज़ीर आज़म शिंजो अबे पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी बीवी से ताल्लुक रखने वाले एक स्कूल ऑपरेटर को जमीन के एक टुकड़े की इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त के लिए अपना असो रसूख इस्तेमाल किया। भारत की शिमाल मशरकी रियासत आसाम के महकमा जंगलात ने पॉबिटोरा वाइल्ड सेंचुरी में गैंडों की गिनती का काम शुरू कर दिया है। पॉबिटोरा दुनिया भर में एक ऐसी जगह है जहां सींगों वाले गैंडे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
दुनिया भर से तकरीबन 4000 खवातीन 12 से 23 मार्च तक न्यूयॉर्क में खवातीन के हालात से मुतल्लिक UN कमीशन ऑन वुमेन के 62वें इजलास के लिए इकट्ठी हैं, जहां 2 हफ्तों पर मुश्तमिल कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया भर में देही इलाकों की खवातीन और नौजवान लड़कियों को बाख्तियार बनाने की कोशिशों के साथ साथ सिनफी बराबरी के चैलेंजेस से निपटने पर भी बात की जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। देही इलाकों की खवातीन और लड़कियां कई मामलों में अपनी शहरी बहनों से पीछे हैं। किसी भी लिहाज से वो हमेशा सबसे पीछे होती हैं। तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलतों तक उनकी रसाई हमारे लिए अक्सर शर्मिंदगी का बायस होती है। दुनिया के कई निज़ाम इंसाफ में उनके साथ रवा रखे जाने वाले सलूक में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। देहातों में गुर्बत और तशद्दुद खवातीन और लड़कियों की जिंदगी की दीमक हैं, जो उन्हें उनकी सलाहियतों से महरूम करते हैं। पूरी दुनिया में कुछ 40 करोड़ खवातीन ज़राअत के शोबे में काम करती हैं। वो खास तौर पर जिनसी हमलों और दीगर नारवा सलूक का शिकार होती हैं। वो बीज बोती हैं, चुनती हैं और खुराक को पैक करती हैं जो हम खाते हैं। उनका काम इंतहाई अहम है, जिससे हमें जिंदगी मिलती है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी मुसलसल खतरे में है। खेतों में काम करने वाली खवातीन ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से इम्तियाजी सलूक, नाजायज तौर पर फायदा उठाए जाने और तशद्दुद का सामना करती हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जिनसी ज्यादती और काम करने वाली जगहों पर हरासियत के खिलाफ उठने वाली मुहिम मी टू और टाइम्स अप तहरीकें भी गुफ्तगू का हिस्सा होंगी। चाहे हॉलीवुड हो, कांगो या भारत, जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली तमाम औरतों की तकलीफ एक जैसी है। जब हम इकट्ठे जीतेंगे तो तमाम औरतों को तभी आज़ादी मिलेगी और हम तब्दीली लाने के काबिल होंगे जो हमेशा कायम रहेगी। देही इलाकों की खवातीन और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों के साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में सिनफी बराबरी के चैलेंजेस पर भी बात होगी। सिनफी बराबरी हमारे वक्त का एक अधूरा काम है और अब वक्त है कि ये तब्दील हो। और आइंदा हफ्ते तक यहाँ जमा होने वाली खवातीन की ये फौज यही इरादा रखती है। अक़वाम मुत्तहिदा से मार्गरेट बशीर की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। आज के मेड इन पाकिस्तान में हमारी कहानी है सूबा बलोचिस्तान से, जहां पाकिस्तान की कई दूसरी कम्युनिटीज़ की ही मानंद समाजी और रवायती रवैये अक्सर लड़कियों को घरों से निकलकर काम करने की राह में आड़े आते हैं। इस ही सूबा बलोचिस्तान की हज़ारा कम्युनिटी की एक नौजवान लड़की का दावा है कि वो ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी बल्कि सूबे की भी पहली खातून फोटोग्राफ़र हैं। इस शोबे में आने के लिए उन्हें किन मराहल से गुजरना पड़ा, बता रहे हैं कोयटा से मुर्तज़ा ज़हरी। क्वेटा में हज़ारा टाउन के इस फ़ोटो स्टूडियो में नए आने वालों के लिए यहाँ एक खातून फ़ोटोग्राफ़र की मौजूदगी कुछ हैरत और कुछ मुसर्रत का बायस बनती है। 18 साला तमन्ना का दावा है कि वो बलूचिस्तान की पहली प्रोफेशनल खातून फ़ोटोग्राफ़र है। फ़ोटो लेने का शौक़ तो हर लड़की में है और मुझे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत पहले से शौक़ था। फिर कोयटा में एक वर्कशॉप हुई फ़ोटोग्राफ़ी का, वहाँ पर कराची से कुछ लोग आए थे, वहाँ फिर इसी तरह सीख लिया। तमन्ना मैट्रिक की तालिबा है और वो फ़ोटोग्राफ़ी से हासिल होने वाली रकम को अपने तालीमी अखराजात पर खर्च कर रही है। हज़ारा टाउन में तमन्ना की टीम में दूसरी लड़कियां भी शामिल हैं जो शादियों की वीडियोग्राफी के साथ मुख्तसर दौरानिए की फिल्म्स भी बनाती हैं। तमन्ना इन लड़कियों को काम भी सिखा रही है। मैं इस टीम के साथ काम कर रही हूँ जो फ़ोटोग्राफ़ी है। ये बलूचिस्तान की पहली फ़ोटोग्राफ़ी है जो कि वुमेंस के लिए है। वो ये हम एक साथ जो काम करती है ये बहुत कोऑपरेटिव है। बलूचिस्तान में जहां लड़कियों को घरों से बाहर काम करने में मुश्किलात रहती हैं, वहां तमन्ना के वालिदैन इसके बरक्स इन्हें तालीम हासिल करने के साथ फ़ोटोग्राफ़ी का पेशा अपनाने में मदद फराम करते आ रहे हैं। बाबा ऐसा है कि ओपन माइंड है, पाउंड नहीं करते। अम्मी भी काम करती आई है 2000 से, उनका इदारा है। जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके लिए मैसेज है कि ये दोनों नज़रियों से ठीक है, एक इस्लामिक नज़रिए से भी और मॉडर्न नज़रिए से भी।
तमन्ना को बैक वक्त फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी और वीडियो एडिटिंग में महारत हासिल है। वो मुस्तकबिल में अपना प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट बनाने का इरादा रखती हैं ताकि फ़ोटोग्राफ़ी के शोबे में ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम कर सकें। मुर्तज़ा ज़हरी, उर्दू VOA, क्वेटा। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज़ हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और प्रोग्राम में एक बार फिर चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां मगरबी मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानी तारकीन वतन की ज़िंदगियों के मसाइल पर रोशनी डाली जा रही है एक थिएटर ड्रामे के ज़रिए। बरतानवी नजात पाकिस्तानी मुसन्निफ हम्माद चौधरी का लिखा हुआ ये खेल मगरबी माशरों में पाकिस्तानी तारकीन वतन ख़ानदानों के मेल जोल के बारे में एक संजीदा पैराए में बात करता नज़र आता है। इस प्ले की कुछ झलकियाँ और इसके कुछ अदाकारों से मुलाकात अंशुमन आप्टे के साथ। न्यूयॉर्क के मशहूर न्यूयॉर्क थिएटर वर्कशॉप में पेश किया जाने वाला ऑर्डिनरी मुस्लिम के नाम से ये स्टेज प्ले ब्रिटिश पाकिस्तानी इमिग्रेंट फैमिलीज की रोजमर्रा की जिंदगी को मगरबी नाजरीन के सामने पेश कर रहा है। इस खेल के मुसन्निफ इसके जरिए मगरबी मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानी तारकीन वतन के मसाइल पर रोशनी डालना चाहते हैं। ये इस प्ले में दरअसल ये है कि कैरेक्टर्स सोचते हैं कि ठीक है, हम ब्रिटानिया का एक पार्ट हैं, हम ब्रिटेन के पार्ट हैं, ब्रिटिश कल्चर हमारा एक पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान भी हमारा पार्ट है, पाकिस्तानी कल्चर भी हमारा पार्ट है। और ये कोई उनको जो चैलेंजेस फेस होते हैं कभी हैं कि लोग उनका वो जो ब्रिटेन वाला एस्पेक्ट है उनके बारे में वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनका पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी हेरिटेज करने के लिए तैयार नहीं है। Let's get you a proper drink, hardly a celebration. No, I'm all right. Religious reasons? इम्तियाज, नस्ल परस्ती और एक ही खानदान में नई और पुरानी नस्ल के बीच तनाव के बारे में भी ये खेल सवाल उठाता है। मुसलमान इमिग्रेंट्स के मगरबी मुआशरे का एक हिस्सा बनने के इशू पर भी बात की गई है। ये जो प्ले कह रहा है कि ये नहीं कह रहा कि हमें एक्सेप्ट करो, ये प्ले कह रहा है कि और कैरेक्टर्स भी इस प्ले में कह रहे हैं कि हम इस मुल्क के पार्ट हैं, कि तुम हमें एक्सेप्ट नहीं, तुम हमें इज्जत दो, हमें रिस्पेक्ट करो। I can still drink though, can't I? Or is that... Yes, you can still drink, you infidel. फरवरी से चल रहे इस प्ले को अमेरिकियों के साथ ही जनूबी एशियाई ऑडियंस भी खूब पसंद कर रही है। लोग इससे बहुत मुतासिर हो रहे हैं। वो सोचते हैं कि मुझे घर जाकर इस सब के बारे में सोचना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि फलां किरदार में मुझे मेरी वालिदा, मेरे वालिद या खुद अपना आप नजर आया। बिल्कुल यही कुछ मैंने भी किया था। तो इतने सारे लोगों का खुद को इन किरदारों की शक्ल में देखना बहुत ताकतवर है। इस खेल की खूबसूरती ये है कि ये है तो जनूबी एशियाई खानदानों के बारे में, लेकिन इसमें आलमी रंग भी है क्योंकि हम सब खानदानों का हिस्सा हैं और खानदानी मामलात बहुत दिलचस्प होते हैं। एन ऑर्डिनरी मुस्लिम मार्च के आखिर तक न्यूयॉर्क में चलेगा। अंशुमन आप्टे, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क। ये था आज का व्यू 360, लेकिन हमारा और आपका राब्ता कायम रहता है facebook.com/VOA उर्दू के पेज के जरिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। साकिबुल इस्लाम को आज के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे।